आप भी सुन रहे थे और मैं भी प्रसन्न जी की बात को सुन रहा था। और बड़े बुद्धिजीवी लेखक भी हैं, विचारक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत जानकारी रखते हैं। और मैंने इनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और इतिहास का, राजनीति का, सामाजिक ताने बाने का, पक्ष का, विपक्ष का, संस्थाओं का अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया। कुछ ऐसी बातें उजागर करी जो शायद कम से कम मुझको तो मालूम नहीं थी, लेकिन आपने हम सबको इसके बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि जो आज का विषय है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बोली प्रसन्न जी। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं आपकी बातों से आभास मुझे हुआ, हो सकता है गलत है, कि आप कम आशावान हैं। आप आशावान इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने शुरुआत भी इस प्रकार से करी कि सब कुछ बदल रहा है, स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, राजनेता, विपक्ष के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपने बहुतों के नाम लिए, कई बार 2 बार लाइट चली गई नाम लेने के बाद। मैं तो शुरुआत एक इस बात से करना चाहता हूं कि देश की राजनीति देश के साथ बदलती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आजादी से पहले इस देश में क्या राजनीति थी, आजादी के समय क्या राजनीति थी, आज से 30-40 साल पहले क्या राजनीति थी और आज क्या राजनीति है। समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो राजनीति का बदलना स्वाभाविक है। मुझे याद है जब मैं पहली बार संसद में गया था तो प्रसन्न जी, मैं जैसा अभी बताया, मैं बहुत कम 26 साल में संसद पहुंच गया था। मैं पहली बार पार्लियामेंट में बैठा तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उसी सदन में वाजपेयी जी भी थे, देवेगौड़ा जी भी थे और चंद्रशेखर जी भी थे। एक अद्भुत दृश्य, शायद पहली बार 3 पूर्व प्रधानमंत्री और एक वर्तमान प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष शायद उस समय नहीं, नेता सुषमा जी थी और फ्लोर लीडर वाजपेयी जी थे, मुखर्जी जी थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी वहां खड़े हैं, 3 पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद हैं। जो माहौल लोकसभा का 2004 में था वो आज माहौल नहीं है। इमारत दूसरी अलग बात है, लेकिन माहौल भी नहीं है। और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने देखा वहां पर पहली बार संसद में बैठकर, उस समय भी सवाल जवाब होते थे, हंगामा होता था, वॉकआउट होते थे, विपक्ष खूब हंगामे करता था, मुद्दों को लेकर आता था, सरकार जवाब देती थी। लेकिन कभी अगर चंद्रशेखर जी खड़े हो जाएं, वो अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, कभी देवेगौड़ा जी कुछ बोलना चाहते थे तो पूरा सदन, पूरी पार्लियामेंट, पक्ष विपक्ष चुपचाप सन्नाटे में उनकी बातों को सुनते थे। और वैचारिक विरोध आज से नहीं, वैचारिक विरोध देश की आजादी के बाद से पार्लियामेंट के अंदर रहा है। पक्ष भी रहा, विपक्ष भी रहा, अलग अलग प्रकार के सांसद बने। लेकिन संसद में चर्चा होने के बाद, भाषण खत्म होने के बाद जब सदन के बाहर आते थे तो सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग एक दूसरे को शुभकामना देते थे। आपने आज अच्छा भाषण दिया, अच्छे मुद्दे उठाए, ये 2 मुद्दे रह गए। इस प्रकार का एक लोकतंत्र में माहौल मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, जिसका आज बहुत किल्लत उस बात की हो गई है कि संवाद सिर्फ दुश्मनी का हो गया है, टकराव का हो गया है। अपने आप को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्थापित करने की जो मुहिम है, उसमें जो स्तर है चर्चा का, संवाद का, डिबेट का, डिस्कशन का, वो लगातार गिरता चला जा रहा है। सबसे बड़ी संसद तो मैं पार्लियामेंट को मानता हूं। अनेकों संस्था हैं जो लोकतंत्र को, हमारे गणतंत्र को मजबूत बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पूजनीय अगर कोई संस्था है तो पार्लियामेंट है। और लोकसभा के अंदर जिस प्रकार की चर्चाएं होनी चाहिए,
जिस प्रकार का मान सम्मान सांसदों को देना और लेना चाहिए वो दुर्भाग्यवश हो नहीं रहा। और जो संस्थाएं हैं देश में आजादी के बाद बहुत सोच समझकर जिन लोगों ने इस लोकतंत्र का निर्माण किया, मैं उसमें सबका योगदान मानता हूं, पक्ष का भी विपक्ष का भी, क्योंकि एक नए देश का जब जन्म होता है तो उसमें सब लोगों की सामूहिक भूमिका होती है। उस समय जब संस्थाओं का निर्माण हो रहा था तो बहुत सोच समझकर उन सभी संस्थाओं को सत्ता से दूर रखा गया था। हमारी जुडिशरी को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, और अलग अलग संस्थाएं बनी जिनको 70 साल तक अलग अलग सरकारों ने पोषित किया। हमारा देश, हमारा लोकतंत्र दुनिया में चर्चित और प्रसिद्ध किस लिए है? और दक्षिण एशिया में सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां के लोकतंत्र को दुनिया मानती है। हमारे आसपास जो मुल्क हैं वहां पर भी कभी ना कभी लोकतंत्र रहे हैं, लेकिन वहां की लोकतंत्र की मिसाल कोई नहीं देता। वहां भी हमारे जैसे लोग रहते हैं। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक मुल्क था, बांग्लादेश को अलग हो गया, लेकिन आसपास देख लीजिए आप, चीन हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहां पर भी चुनाव होते हैं, यहां पर भी हार जीत होती है, लेकिन इन मुल्कों की लोकतंत्र की का उदाहरण कोई देता नहीं है। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत में सिर्फ चुनाव होते हैं इसलिए भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है या सबसे कामयाब लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है। चुनाव तो रूस में भी होते हैं, चुनाव तो इराक में भी होते थे, चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, लेकिन लोकतंत्र को जीवित और संपूर्ण रखने का काम अगर कोई करता है तो संस्थाएं करती हैं। संस्थाओं का अभाव हमारे पड़ोसी देशों में है। अगर संस्थाएं मजबूत नहीं हैं तो सिर्फ पोलिंग बूथ पर वोट डालने का जो काम है वो तो 150 देशों में हो रहा है। लोकतंत्र की भावना को जीवित रखने का काम संस्थाएं करती हैं। और संस्थाएं कौन चलाता है? जैसा प्रसून जी बोल रहे थे, संस्थाएं इंसान चलाते हैं। संस्था तो कैसी है वो तो कागज पे लिखा होगा कि फला अध्यक्ष होंगे, फला उपाध्यक्ष होंगे, ये आपका कार्यक्षेत्र होगा, इतने आपका अधिकार है, इतना आपका बजट है, ये है वो। लेकिन संस्था को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी प्रतिबद्धता क्या है, उनका वैचारिक सोच कैसा है, कितने वो स्वतंत्र हैं, कितनी उनमें क्षमता है, कितना उनको उस देश से प्यार है। अगर वो संवैधानिक संस्थाओं को चलाने वाले जो शख्स हैं, जो लोग हैं, उनके चयन में हम लोग बाधा डाल देते हैं। अभी उदाहरण दिया गया निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग के जो मुखिया हैं उसका चयन अगर सत्ताधारी लोग करेंगे तो इलेक्शन कमीशन तो रहेगा, लेकिन चलाने वाले व्यक्ति की गुणवत्ता जो है या उसके निर्णय लेने की क्षमता, उस पर बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। और इसलिए आज बहुत प्रासंगिक है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि संसदीय प्रणाली में संस्थाओं की क्या भूमिका है। संविधान की चर्चा भी उससे पहले करी गई, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का और संसद का एक ऐसा गठजोड़ है जो हमारे लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाए हुए है। आज हर व्यक्ति समझता है कि मैं सरपंच बन सकता हूं, मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं एमपी एमएलए मंत्री बन सकता हूं, क्योंकि ये हम लोगों ने इसको मान लिया कि तो हमारा अधिकार है ही, क्योंकि संस्थाएं हमको अधिकार देती हैं विधानसभा पार्लियामेंट तक पहुंचने का। और हमें लगता है, मुझे लगता है कम से कम, कि इस बदलते हुए देश में जब सब कुछ बदल रहा है, कुछ चीजें हमको बदलने नहीं देनी है। पॉलिटिकल पार्टीज को ताकत कहां से मिलती है? जनता के वोट से मिलती है। और ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात बोल सकता हूं। हालांकि मैं इतना खुलकर तो नहीं बोलूंगा जितना प्रसून जी ने बोला। आपने तो सबके नाम ले लिए, सबका भविष्य बता दिया, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना मैं बोल सकता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज और जो नेता हैं उनकी ताकत पदों से नहीं आती। एक मॉरल अथॉरिटी जो इंसान की होती है वो जनता के वोट से आती है, जनता के समर्थन से आती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग चुनाव हारना जीतना
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है। लेकिन जिस मिशन को लेके, जिस उद्देश्य को लेके कोई व्यक्ति राजनीति में आया या किसी राजनीतिक दल का गठन हुआ, किस विचारधारा पे वो चल रहा है, अगर वो चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। लेकिन सरकार या सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ चुनाव जीत जाना ही एक ब्लैंक चेक मिलने के बराबर नहीं है। आपकी जवाबदेही रहेगी। 543 में से 542 भी सांसद अगर जीत के किसी दल के आएंगे तब भी आपकी संसद के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही रहेगी। और इस काम को करने का अगर सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो जनता के ऊपर है, क्योंकि हम सब लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का विश्वास जीतने के लिए करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई है तो पब्लिक है और मतदाता है। कितनी पार्टियां बनी और बिगड़ गई, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को 5 साल के अंत में आके जनता के सामने नाक रगड़नी पड़ती है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे। हां, जो डाइल्यूशन हो रहा है, जो संस्थाओं को चलाने वाले लोगों का जो नियुक्ति है, संस्थाओं को जो डाइल्यूट किया जा रहा है बार बार, चाहे सीएजी है, चाहे जुडिशरी है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और क्योंकि आप सबको अच्छी तरह याद होगा, एक जमाना था किसी नेता के ऊपर, किसी एजेंसी का कोई नोटिस आता था मात्र तो पूरे देश में उजाला जाता था। इसलिए आपको याद होगा एल.के. अडवाणी जी के ऊपर एक नोटिस आया था जैन हवाला डायरी में। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होगा मैं पार्लियामेंट वापस नहीं आऊंगा। ये भाजपा के नेता ने कहा। कांग्रेस ने कई नेताओं पर आरोप लगे थे। नरसिम्हा राव जी ने टिकट काट दिए थे लोगों, जिन पर आरोप लगे थे। चार्जशीट होना, कचहरी जाना, सिद्ध होना, कन्विक्ट होना बहुत बात की बात है। वो जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं है। मेरे अपने जीवन काल के बता रहा हूं आपको, 20-25 साल पुरानी बात बता। वो समय था। आज क्या माहौल है हम सब जानते हैं। ये क्यों हुआ? मैं नहीं कहता हूं कि आज सब बेईमान है, पहले सब ईमानदार थे। अच्छे लोग पहले भी थे, बुरे लोग पहले भी थे, अच्छे बुरे लोग आज भी हैं। लेकिन संस्थाओं को जब मिसयूज होगा, जब व्यक्ति का मुंह देख के कानून बनाए जाएंगे, व्यक्ति के पृष्ठभूमि देखकर उस पर कार्रवाई होगी और सत्ता के लोभ, लालच और डर से लोगों के भविष्य की दिशा तय होगी, तो परिणाम यह होगा कि जो सत्ता के बाहर है उसकी छवि, उसका चरित्र हनन खुलेआम होगा, दिन में 24 घंटे होगा। यह दुखदायी बात है कि संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों का हम धड़ल्ले से करें और सिर्फ इसलिए कि हम तो पाक साफ रहें और बाकी सब, क्योंकि एक बार किसी की छवि धूमिल हो जाए तो उसका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाती है। आपका पद धन छिन जाए, आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन आपकी छवि, आपकी इज्जत और आपका चरित्र अगर उस पर कोई छींटा डाल दे तो बहुत समय लगता है, उसको असंभव हो जाता है उसको हटाना। तो संस्थाओं का दुरुपयोग इस प्रकार जो हो रहा है, मैं समझता हूं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर विषय है। विपक्ष में आज हम लोग हैं, पहले सत्ता में रहे और मैंने दोनों समय देखे हैं। मैं केंद्र में सत्ता देखी है, मैंने प्रदेश में देखी है, विपक्ष में देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि देश में जो हमारी जनता है उसको भी और अधिक अपने भीतर झांकना चाहिए। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं
अपने मन की बात बता रहा हूं। आज से 20-25 साल पहले इस देश में मूवमेंट्स हुआ करते थे, लेबर मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, लोग जागरूक होते थे, सड़कों पे आते थे। आजकल वो जागरूकता नौजवान में कम दिखती है, जोश कम नहीं है, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर जो पार्टिसिपेशन है वो मात्र कभी कभी सोशल मीडिया तक रह जाता है, या फिर अपने दायरे से बाहर हम आ नहीं पाते हैं और एक मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि देश में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, हमारी आर्थिक वृद्धि इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, हर जगह विरोध होता है, गतिरोध होता है, आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, विकास नहीं हो पाता, जमीन एक्वायर नहीं हो पाती है, प्रोजेक्ट दिल्ली हो जाते हैं। और चीन में ऐसा नहीं होता। ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। इस देश की जो व्यवस्था है, जो 140 करोड़ यहां रहते हैं लोग, अगर उनको इस देश का हिस्सा महसूस करने का अगर एक मौका मिलता है तो हम छीन नहीं सकते। जो चिंता का विषय है वो खाई बन गई, अमीर गरीब की और गांव शहर की। हम कितने भी दावे करें, हम 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गए हैं। हकीकत यह है कि पर कैपिटा जीडीपी हमारा देश का $2800 है, $2800। बाकी विकसित देशों का 20, 30, 40, $50,000 है प्रति व्यक्ति आय। वहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप देश के 5% सबसे अमीर लोगों को हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2800 से कम होकर 1400 हो जाती है डॉलर। मतलब जो सत्ता का और धन का जो केंद्रीकरण है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारी वृद्धि हो रही है, लेकिन अधिकांश देश के जो लोग, जैसा अभी प्रसन्न जी कह रहे थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोग कम आमदनी कमा रहे हैं, उनकी वृद्धि महंगाई दर से ज्यादा नहीं जा रही है। देश में जो खाई बढ़ रही है उसकी चिंता करने का समय अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके शिकार होंगे। आज हो सकता नहीं है, इस कमरे में जो लोग बैठे हैं सब ठीक ठाक है, आप सब समझदार लोग हो, भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन बहुत से करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है 2 जून की रोटी लेने का। संस्थाओं को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो हमें जनता को मजबूत करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल, कोई एक नेता लोकतंत्र का पूरा वजन या भार उठा सकता है। ये तभी संभव है जब हम लोग समझें कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। देश के लोग समझें कि विपक्ष का काम है लड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सत्ता से लड़ेंगे, अंत में जीत हो जाएगी। और नेता समझें जनता है, भीड़ आएगी, अपने आप वोट डाल देगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। देश को लक्ष्य मानकर, भविष्य को लक्ष्य मानकर हम अगर मिलकर काम करेंगे और एक निष्पक्ष प्रणाली के लिए संघर्ष करेंगे, आज निसंकोच मैं कह सकता हूं कि सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार के चुनाव हो रहे हैं, चयन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का हो, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनका हो, इतना सारा बदल चुका है। आज लोकपाल की चर्चा कोई नहीं करता। राजस्थान में, दिल्ली में आज सीजी कौन है, नहीं है, उसकी रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, प्रकाशित हो रही है, नहीं हो रही है, कोई चिंता नहीं करता। इसलिए दोहरे मापदंड अगर हम लगाएंगे, अपनाएंगे, तो नुकसान हम लोगों का ही होगा। मैं प्रसन्न जी की लगभग सभी बातों से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है, 27 में नहीं होगा, 29 में नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये महान देश है, यहां की जनता महान है और उम्मीद से ज्यादा समझदार लोग हैं और सही समय में सही निर्णय लेंगे। कोई अगर एक गलतफहमी है किसी को हो या खुशफहमी किसी को हो कि मैं इस प्रकार का ढांचा तैयार करूंगा कि आने वाली पीढ़ी इस प्रकार की सोच रखेगी, ऐसा नहीं होगा।
इस देश के लोग, इस देश के नौजवान बहुत समझदार हैं और पूरा उनको एक्सपोजर है। हाँ, उनको बल देने का, उनको साहस देने का, उनको ताकत देने का, उनको दिशा देने का, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम हम जैसे लोगों का है जो पब्लिक लाइफ में है, जो राजनीति करते हैं। समय कभी एक सा रहता नहीं है और मैंने अपने खुद के जीवन में देखा है, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, लेकिन एक चीज जो बेहद कीमती है, जिसकी कीमत का कोई आकलन नहीं कर सकता, वो जनता के मन में जो व्यक्ति या जो इंसान या जो नेता जनता के मन में और दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेता है, वो बहुत लंबा चलता जाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे तो क्या होती है। और ये कोई मॉरल भाषण नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। आज भी देश में कम से कम 75 मंत्री होंगे, लेकिन प्रसून जी सिर्फ 35 का नाम जानते होंगे, बाकी 40 का उनको नहीं जानते। बात नाम जानने की भी नहीं है, आपको जैसे काम कर दो पूरा देश आपका नाम जान जाएगा, ऐसा भी नहीं। चर्चित होना एक बात होती है, लेकिन अपने काम से, अपनी कार्यशैली से, अपनी वाणी से, अपनी प्रस्तुतिकरण से, अपने कर्मों से अगर कोई व्यक्ति आम जनमानस के मन में एक सुरक्षित, स्वच्छ जगह बनाता है दिलो दिमाग में, सबसे बड़ी कीमत वो है। सबसे बड़ी जीवन में अगर कोई लक्ष्य होता है तो वो होना चाहिए। क्योंकि आज जैसे मनमोहन सिंह दुनिया में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल जज मी बेटर देन व्हाट इट इज टुडे। जब वो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में क्या क्या लोग बोलते थे, बोल नहीं पाते हैं, पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी चुनाव जीते नहीं हैं। उनके जाने के बाद आज हम याद करते हैं कि उन्होंने कैसे इस देश को गाइड कर उस स्तर पर ले आया ताकि आज दुनिया में भारत का लोग दुनिया मानती है। तो इंसान की कीमत उसके जाने के बाद पता पड़ती है। लेकिन पब्लिक लाइफ में जो लोग अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं उनको जनता हमेशा याद करती है। और भारत का लोकतंत्र बहुत रोमांचक भी है, विचित्र भी है और ये अलग अलग निर्णय देता है। वो लोग जो बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार की, आज वो 240 पे हैं। कब चंद्रबाबू नायडू जी का मन भटक जाए, कब नीतीश जी पलटी मार दें, को पता नहीं। तो ये सोचना कि सत्ता हमेशा हमारे माथे पर रहेगी, ये मैं समझता हूं लोकतंत्र में ठीक नहीं होता। और आने वाले समय में अभी 4 साल बाद चुनाव होंगे लोकसभा के, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आज विपक्ष में हैं, ठीक है, कई राज्यों में कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है, कभी कभी अलग परिस्थितियां पैदा होती हैं, राजनीतिक लैंडस्केप क्या बनते हैं, लेकिन जो वैचारिक रूप से सत्ताधारी दल के खिलाफ हैं, वो सभी दल, सभी नेता, सभी लोग साथ खड़े हैं। और एक खुशी की बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव से पहले, जहां शानदार प्रदर्शन हुआ, उस गठबंधन का महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में वो गठबंधन आज भी मौजूद है और आने वाले समय में और ताकत के साथ इन चुनौतियों का सामना करेगा। मैं प्रसून जी से ज्यादा आशावान हूं। मुझे लगता है कि जनता सही समय पर सही निर्णय लेगी, अच्छे लोगों को, अच्छे विचारधारा को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में तमाम चुनौतियों का हम सब लोग मिलकर सामना करेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, हार और जीत किसकी होती है इसका जनता तय करेगी, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि तमाम संस्थानों को हम सिंचित करें, जोड़कर रखें और आम जनता का पार्टिसिपेशन जैसा पहले होता था वो वर्तमान में भविष्य में होता रहे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इस बात को मानेंगे और इस रास्ते पर चलेंगे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर जिन लोगों ने मुझे निमंत्रित किया और प्रसून जी आपका कि आप जयपुर आए, अपनी बात आप रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।